मैं तो उस भाषा में बात करना चाहूंगी जो मेरे आसपास के लोगों की भाषा है, जो गली में बोली जाने वाली भाषा है। मेरे कंसर्न ऐसे हैं कि जो सबसे परेशान है, सबसे पिछड़ा है, सबसे ज्यादा जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी भाषा में मैं उसकी बात करूं। वो चाहे मेरी भाषा, उसको मेरी कविता समझने की फुर्सत हो ना हो, मगर वो अपना सा आदमी मुझे समझेगा। मेरी भाषा का कवि है, मेरी भाषा की कवि है, मेरी अपनी है। आपको कभी ऐसा लगा कि कविता जो है वो सिर्फ अभिव्यक्ति ही नहीं, जरूरत बन गई है? हमेशा ही जरूरत के तहत ही बेटा अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति के केंद्र में ही व्यक्ति बैठा है। वो व्यक्ति बहुत अकेला है, चारों ओर समुद्र की लहरें हैं, लेकिन एक द्वीप है जहां वो अकेला बैठा है। वो लहरों पर और लहरों के पार बहुत कुछ देख रहा है। तुम में भी, हम में भी, सब में। और अचानक उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है, या सोचते सोचते कुछ ऐसे फ्लैश करता है जैसे बादलों में बिजली, जिसका नोटेशन लेना जरूरत बन जाती है सोल की। वो जनरली सिचुएशनल आयरनी से होता है कि आदमी को एक थंडरबोल्ट जैसा लगे, और थंडरबोल्ट से फिर बिजली चमकती है। बिजली की भाषा का नोटेशन लेना म्यूजिकल नोटेशन लेने जैसा है, बिकॉज इट डजंट हैव रेगुलर अल्फाबेट्स। उसमें ना तुमको कोड लैंग्वेज में वो आई मैसेज, कोड लैंग्वेज में तुमने लिखना शुरू किया। उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट इज डन दैट वे। वो जोर से, एक मेरी कविता की लाइन है कि जो बातें मुझको चुभ जाती हैं, मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने ताके हैं फूल सभी धरती पर, आकाश के ही सितारे, धरती के सारे नजारे। तो बेटा शुरुआत ट्रिगर तो चोट से होती है, किसी सिचुएशनल आयरनी की समझ से होती है। यू सेट ऑन अ मॉरल इंक्वायरी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ या किसी के साथ, एंड यू डोंट गेट योर रेडीमेड आंसर्स। लाइफ में तो एक यही है ना कि लाइफ में देयर आर नो रेडीमेड आंसर्स और सॉल्यूशंस। हर आदमी को ना सत्य अपने नाप का बुनना पड़ता है। इट्स नॉट अ रेडीमेड स्वेटर और गारमेंट की तुम कहीं से ले आओगी। तुमको अपने नाप का सत्य खुद ही ढूंढना है, खुद ही बुनना है, खुद ही पहनना है या किसी को पहनाना है। तो व्हेन यू आर ऑन अ सेट ऑन अ मॉरल इंक्वायरी, उस रास्ते में तुम्हें कुछ पड़ाव मिलते हैं जो तुम्हें सोचने को विवश करते हैं, और अक्सर वो चोट से ही ट्रिगर आती है। और उसके बाद उसको तुम सब्लिमेट कैसे करो, जैसे सुई को तुम कैसे सिलने का माध्यम बनाओ या उससे काढ़ने का माध्यम बनाओ, उस चोट को उस धार को कैसे तुम ऐसे करो कि उसका नेगेटिव इंपल्स खत्म हो जाए। दैट इज द रियल चैलेंज। और इसलिए वो एक खास तरह के प्रेशर में ही होता है। फर्स्ट ड्राफ्ट तो ऐसे ही बनता है। सेकेंड ड्राफ्ट में यू एक्सरसाइज योर माइंड कि उसमें जो बेबी फैट है फीलिंग्स की वो निकल जाए, द चबीनेस, देन एक ज्यादा शिल्प ऐसा उभरे जिसमें बहुत मशी ना हो, बहुत ज्यादा उसमें बेबी फैट जिसको कहते हो वो ना हो। स्लिमर, इट्स वीडिंग आउट जो प्रोसेस होता है, ड्राफ्ट की फाइन ट्यूनिंग होती है, शिल्प का पूरा सेंस जो होता है वो तो दिमाग से, उसमें दिमाग के अनुभव के पहले रीडिंग्स जो हुई हैं उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत होते हैं, जिसको हम इंटरटेक्स्ट कहते हैं। बिल्कुल, they come to you, help you out like angels। लेकिन पहले बारी में तो पूरा रॉ एक्सपीरियंस होता है, which is born of real deep pain, बहुत ज्यादा। Talking of Hindi, was because you're talking of language and how expression is uses language.
Was Hindi home to you always? Yes. या उसे अपनाना पड़ा? नहीं, वो मेरा home. I was home. I lived in an environment which had people of all classes, all communities, living together in amity and talking basically in Hindi. In different dialects in Hindi, different shades of Hindi, and also partially English, because I went to I went to an Anglo-Indian school where, we were punished for speaking in Hindi. So I was between two worlds, caught up between two worlds. So building a bridge across two worlds became the cry of my heart. I thought they were insulated, and there must be done something to link the two worlds up. Right. So I was listening to the people, the vendors in the mohalla I was living with. I was also listening to. So poetry became an art of listening, basically. The different things, that musical cadence of speech, in which my parents talked, my grandparents talked about scriptures, about books, about classics, about in the language in which their friends came. We had real proper satsang. I mean, sahitik satsang there in my both my parents were university professors. Even our grandparents were deep into literature, so we had that kind of an environment at home where people discussed books and texts, etc. And they also grappled on existential queries. Then we were exposed to different sects of people who came to meet my father and my mother, because my parents were very, very democratic in their approach, and their students who belonged to all sections of society. They came even for personal healings and personal seeking real help, and they were like brothers and sisters to us. So, and then my mother was very, very affectionate even to people who were called people from the working class. So I can remember all kinds of vendors coming for help, for telling us stories. That's why I was exposed to dialects also. Wow. Okay. So 3 sets. डायलेक्ट. आप अभी अपनी बिगिनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जब आपने कवि के रूप में, स्त्री कवि के रूप में लिखना शुरू किया, तो आपको ऐसा लगा कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, या फिर वर यू बिल्डिंग समथिंग न्यू? शुरू में तो मुझे, जब मैं बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ लीड कर रही थी छोटे से शहर में अपने माँ बाप के इंसुलेटेड एटमॉस्फेयर में, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं लड़का हूँ कि लड़की है. वो जेंडरलेस, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये भी कुछ होता है. ओनली व्हेन आई केम हियर फॉर हायर स्टडीज एंड आई नोटिस्ड व्हाट इट मींस टू बी अ गर्ल, बोर्न इन अ गर्ल्स बॉडी. मैं स्त्री कवि के रूप में मैंने लिखना शुरू तब किया जब मैं होम एनवायरनमेंट से दिल्ली आ गई. तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी काया में रह रही हूँ, जो काया अब सब तरह के टॉर्चर्स की प्राइम साइट हो सकती है. दुनिया के जितने अपराध हैं उनकी प्राइम साइट औरत की देह है. दुनिया की जितनी दुर्गतियां हैं, मतलब मुझे इसका इल्म नहीं था जब तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, कि दुनिया की क्रूरताओं का मुझे कोई इल्म नहीं था. वो बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ था. मैंने पहले भी कहीं लिखा है कि जैसे LIC का दिया होता है, तो दोनों तरफ से मोटिव में वो हाथ लगे होते हैं, तो दुनिया के तूफान का उसे आभास नहीं होता. वो अचानक ही एक्सपोजर मेरा हुआ जब मैं दिल्ली आई, और हॉस्टल में मुझे हर तरह की कहानियां मिली. हर रूम में, वो इंटरनेशनल हॉस्टल था, वहां मैंने पहली बार देखा कि नेशनल पूरे सभी प्रदेशों की स्त्रियां थीं, बहुत सारे देशों की स्त्रियां थीं. सूडान की एक लड़की जो मेरे बगल में रहती थी, उन सब के भीतर एक कहानी थी. और चूंकि मुझे छोटे शहर वाले गपशप की टेंडेंसी थी, तो आई कुड नॉक एट पीपल्स हार्ट एंड मुझे लगता था कि सबके भीतर अली बाबा की वो गुफा है जिसमें खजाना है. सो आई मस्ट
knock at their door and get to the heart of things. तो मुझे ना सबसे बात करना शुरू में तो ये लगता था फॉर्मिडेबल भी, नहीं भी लगता था कि लोग वेलकम करेंगे, कुछ लोगों ने वेलकम नहीं भी किया, बट देयर आफ्टर थोड़े दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि they've observed me enough to know कि मैं उनको कोई, I'm not trying to judge anything, I'm not, I'm just being, I'm reverent. When I'm asking them a few leading questions, I'm not actually breaking into their privacy. I'm just trying to be friends with her. So once I built this trust, then people opened up. And when they opened up, I really had access to the golden treasury of their heart. Right. तब मेरे पास बहुत सारी कहानियां ऐसी आई जो मेरे लिए रियल एजुकेशन था. मैंने क्लास में जितना नहीं पढ़ा, क्लासिक्स से जितना नहीं पढ़ा, उससे मैंने जीवन में लोगों से बात करके, खासकर तरह तरह की सिचुएशंस में स्त्रियों को पढ़ा हुआ उनसे बात करके देखा, उनसे मैंने बहुत सीखा. दैट इज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग एज अ वुमन. जैसे तुमने कहा, उसके पहले आई रोट, बट नॉट, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ a self that is called a woman. क्या होता है औरत होना, ये मुझे दिल्ली आके समझ में आया. जब कहीं भी आप पोइट्री पढ़ के भी जा रहे हैं, उतर रहे हैं, तो people would talk about your voice, people would talk about the way you walk, the way you talk, all non-serious things. When they come to discuss your text, they come and discuss other things in life. They tell their war stories. And it was a painful experience. So I was aware of my womanhood only here in Delhi. And that's the point when I wrote feminist poems. अब हम जेंडर की बात कर ही रहे हैं, सो भाषा में पितृसत्ता मौजूद होती है. हाउ डज अ पोएट एंगेज विद इट? बेटा, पितृसत्ता से भी डीपर एक चीज है पितर सत्ता, which is relevant for things like an environment like ours. Did I pronounce it wrong? No, Pitri is right. Patriarchy, I meant. Patriarchy is right. Okay. That is the way it is said. Okay. But Pitar is something more than a father. It is forefathers, and going deep to ancestry. How you are emotionally blackmailed in the name of, how it disrupts the family tradition. I have seen this happening. So it's like the prop root of a banyan tree. It goes deep into the traditions you belong to. It's not only one father controlling. I never had the experience of a controlling father, because I told you I had a very, very democratic father. But later on, I got to meet people of fathers of other shades. And patriarchy is not about one man. It's about, it's about looking at women as yet another commodity. It's like befriending women as yet another feather in the cap. It's like looking down upon them and not caring enough for their intellectual and their spiritual trust, potential. It's about not treating them as individuals. It's about not treating them and caring for their individual decisions, their choices. So these are very complicated issues, and of course it is inbuilt in language, क्योंकि लैंग्वेज फॉर्मेशन की जितनी स्टडीज हुई है ना बेटा, साइकोलिंग्विस्टिक्स में नैंसी शॉर्डरॉ और दुनिया के जितने भी, फ्रॉइड से अगर हम बात शुरू करें तो फ्रॉइड ने ये बताया था मिरर स्टेज होता है जब अराउंड 2 when we start speaking. That's the time when we also realize ourselves as ourselves. We also identify with a particular gender. मिरर में देख के बच्चों को लगता है उस समय, लड़कों को उस समय चित्त पे झटका सा लगता है when they notice कि जिससे वो सबसे ज्यादा क्लोज थे, सबसे ज्यादा करीब थे, यानी अपनी माँ से, उनसे वो अलग है. और पेट्रियार्की उनको माँ की तरह सॉफ्ट एक्सप्रेशन देने पर
डांटती है, वो कहती है मर्द को दर्द नहीं होता, क्या सिसी बेबी हो, क्या हमेशा माँ के आंचल से लिपटे रहते हो। सो वो धीरे धीरे उनको गोद से माँ के छीना जो जाता है और उनको अलग तरह की मैजिस्ट्रेसी वाली भाषा सिखाई जाती है, तो उनका ना वो थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी बाधित हो जाता है। They become emotionally illiterate. I mean, they in the sense that जो भी बोलना है उसके बारे में उनको लगता है कि हमेशा ऐसी चीज ही बोलनी हो जो पॉलिटिकली करेक्ट है, ऐसी चीज ही बोलनी है जिसमें पब्लिक सेल्फ आपका है, दिखाना है पब्लिक डिस्प्ले पे तो एंगर दिखाना है, सॉफ्टनेस नहीं दिखानी है। बिकॉज यू आर बोर्न टू रूल, ये कहा जाता है, एंड पीपल हु आर बोर्न टू रूल डोंट एक्सप्रेस देयर इनर हार्ट। तो वो हमेशा ही एक, इन संस्कृत में हैव अ वर्ड कॉल्ड नारिकेल वृत्ति, नारियल की तरह का सेल्फ हो जाता है। एक्सटीरियर बहुत टफ, अंदर पानी चला गया तो चला गया। औरतों को व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग तो उनको इस तरह का कोई स्ट्रगल नहीं होता है कि माँ से अलग उनको एक पर्सनालिटी बनानी है, माँ से अलग एक तरह की भाषा बोलनी है। तो दे इजली स्विम इनटू दैट स्पॉन्टेनिटी के रेल में चली जाती हैं। जैसे कि अपना प्रेम है मन में तो प्रेम दिखा दिया, बहुत ज्यादा अपने को अपनी स्पॉन्टेनिटी पर चेक नहीं लगाना होता। तो राइट देयर वो पेट्रियार्की का जो एक सख्ती वाला या सख्त मतलब मैजिस्ट्रेसी वाला एलिमेंट भाषा में प्रवेश कर जाता है। फिर तो वो सब तो कॉमन बातें हैं कि जितनी गालियां हैं, जितनी तू मैं है, वो औरत की देह को निवेदित होती हैं। एंड देयर आर सर्टेन पीपल, अभी हमारी औरतों में भी, बच्चियों में भी ये टेंडेंसी हो गई है कि थोड़ा हम भी गाली का बराबर का स्कोर कर दें, लेकिन ये थोड़ा रिएक्शनल, ये प्रतिक्रियावाद उनको कहीं ले नहीं जाएगा, क्योंकि हमें हाइपर मैस्कुलिन मैन नहीं चाहिए, तो हमें हाइपर फेमिनिन डॉल बनना भी नहीं है। हाइपर फेमिनिन नहीं बनना है हमें, अगर हमको हाइपर मैस्कुलिन मैन नहीं चाहिए दोस्त की तरह, तो अगर हमें भेड़ भेड़िया का जोड़ा नहीं चाहिए तो हमें भी तो भेड़ बनने से बचना होगा या हाइपर फेमिनिन बार्बी डॉल होने से बचना होगा। So that kind of a balance has to be struck. और एग्रेशन को कंपैशन से कैसे, आपको लैंग्वेज में सही चैलेंज है कि आपको जितना भी अधिनायक तंत्र है, जितना भी क्या कहते हैं वायलेंस है, उसको कैसे सब्लिमेट करके आप एक डायलॉग के लायक सही संवाद जैसे अभी हम आप कर रहे हैं, तो कोई खौफ नहीं है हमारे बीच। ये हम जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, जो आपके मन में आ रहा है आप पूछ रही हैं, तो डायलॉग ऐसे होता है। अगर खौफ होगा, भेड़ ऐसे कैसे डायलॉग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और उस भाषा में कैसे कर पाएगा। तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें अप्रोच में अग्रेशन नहीं लाना है, कंपैशन ही लाना है, विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड द अदर सेल्फ। तो ये हम लोगों को भाषा से ही इसकी शुरुआत होगी। भाषा ही वो रणभूमि है या लीला भूमि है जहां हमें एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना है। In today's context, writing in Hindi is liberating या फिर प्रचार के लिहाज से कहीं सीमित हो जाता है? मुझे उतनी अब किसके लिए तुमको ज्यादा कंसर्न है, ये इस पर निर्भर करता है ना। If you want to relate to the people around you, जो मेरे इमीडिएट सराउंडिंग में है श्रुति, अगर मुझे उनकी ज्यादा चिंता है, तो मेरे से दूर कहीं बैठा है कोई किसी देश में, उसके लिए मुझे ख्याल में वो प्रत्यक्ष नहीं आएगा। मैं तो उस भाषा में बात करना चाहूंगी जो मेरे आसपास के लोगों की भाषा है, और जो गली में बोली जाने वाली भाषा है, जो लोग सबसे गरीब हैं, सबसे परेशान हाल है, उनकी भाषा में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बेसिक कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न है कि एक ऐसा समाज बने जब उन लोगों को डिग्निटी का लाइफ, उन लोगों को शालीनता का जीवन मिल सके। तो मेरे कंसर्न ऐसे हैं कि जो सबसे परेशान है, सबसे पिछड़ा है,
सबसे ज्यादा जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी भाषा में मैं उसकी बात करूं, वो चाहे मेरी भाषा, उसको मेरी कविता समझने की फुर्सत हो ना हो, मगर वो अपना सा आदमी मुझे समझेगा। मेरी भाषा का कवि है, मेरी भाषा की कवि है, मेरी अपनी है। एक रिक्शा वाला, एक तांगा वाला भी ये समझता है। छोटे शहरों में तो ये कवि जी है, ये कविता लिखती है तो मेरी ही बात कहती होंगी, ऐसा वो समझते हैं। और चाहे उनको मेरी कविता से बहुत ज्यादा तक समझ में नहीं भी आती हो, लेकिन वो अब मुझे अपने पक्ष का समझेंगे। और मेरे लिए ये बहुत जरूरी है समझना। जहां तक ट्रांसलेशन इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है कि अगर आप की बात कहीं पहुंच रही है तो कोई ना कोई ट्रांसलेट कर ही लेता है और बात आगे भी पहुंचती है। तो इसलिए और मेरी सबसे बड़ी बात कि मेरे घर की भाषा हिंदी थी, तो मुझे पहले तो हिंदी में ही ख्याल आते हैं। तो मैं उसी में भाषा में बात करना चाहती हूँ। जी जी। अब हम अभी दृश्यता और प्रचार की बात कर रहे थे। Have literary institutions become more receptive to women's voices? क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब महिलाएं लिखती थी तो उनका नाम ही बदल दिया जाता था, तो वो किसी बहुत फर्क पड़ा है। वो तो इंग्लैंड में जॉर्ज एलियट ने अपना नाम बदल लिया, बहुत लोगों ने जान के, क्योंकि वो तो हुआ है। और इसमें सिस्टरहुड की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लोन ट्रैवलर बन के अगर कोई कहीं जाता था तो उसको कभी भी उसको तो बेचारी दुख की मारी वाली कैटेगरी में रख के लोग देखते थे, या खाती पीती घर से असंतुष्ट औरतों के वाग विलास के रूप में देखते थे, कोरी बकवास के रूप में देखते थे, या इमोशनल नॉनसेंस के रूप में देखते थे। मगर सॉलिडारिटी हुई है जब बहुत सारी औरतें एक साथ बोलने लगी और एक दूसरे के लिए का हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग एंथोलॉजीज जो बनाई गई हैं, बहुत सारी औरतों के का संवेद गायन, इट्स लाइक अ कोरस। तो ये जब एक सजग ढंग से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो, एक्सप्लॉयटेशन भी उस हिसाब से कम हो जाता है जी। एक सिंपल सूत्र है कि किसी बॉस से मिलने जाएं तो अकेले क्यों जाएं, नहीं जाएंगे, किसी दोस्त के साथ चले जाएंगे, एक खास सिचुएशन में ही क्यों पड़े। जब कोई अपनी सॉब स्टोरी हमें सुनाए और हमें दूसरी तरह से मतलब जो भी हो इंडिसेंट प्रपोजल के हद तक आए, इससे अच्छा सॉलिडारिटी जो हम लोग दो एक हंसती हुई लड़कियां चली जाती हैं। पीएचडी स्कॉलर्स भी ऐसे ही करती हैं। बहुत सारी साइंस में तो तुम रही हो, साइंस की लैब सिचुएशंस इतनी खराब है और ऐसे भी कि अकेले बाद में गाइड भी कई बार अच्छी तरह से पेश नहीं आते। तो ऐसे में सिस्टरहुड के चलते सभी कहा पहले की औरतें अगर दुख उठाती थी तो उनके साथ दुर्घटना हो गई तो वो माँ से भी नहीं कहती थी। मीराबाई की लाइन है, मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जीवन, माँ से ही पूछ रहे हैं कि कासे कहूँ, मतलब माँ से भी नहीं कह सकते। तो वो अगर कुछ हो गया तो वो अपने दिल में घुटती रहती थी और उस पर कविताएं लिखती रहती थी। अब वो एक दूसरे से कहती हैं और तब पता चलता है कि इसके साथ भी तो यही हुआ। पर्सनल पहले यातना होती थी तो लगता था कि मेरी पर्सनल फेलियर है, अब एक दूसरे से हम साझा कर लेते हैं फोन पर या कभी भी, तो लगता है कि ये तो सबके साथ है, तो मेरे साथ ये फॉल्ट नहीं है, ये समाज का फॉल्ट है, पेट्रियार्की का फॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं गलत किया। पहले लगता था कि मैंने क्या गलत कर लिया कि मुझे इतना लाइटली लिया गया, पहले ये डर लग जाता था। अगर कोई भी ऐसा अप्रोच करता था तो लगता तो मैंने ऐसा कौन सा सिग्नल दे दिया जो इसने ऐसे कह दिया, डर लगने लगता था, इंट्रोस्पेक्शन में आदमी चला जाता था। मगर अब सबकी कहानी सुनते हैं, एक दूसरे से हम खुल गए हैं, तो अब लगता है कि हमने कुछ नहीं किया था, ये उनका अप्रोच ही है, उनके देखने का ढंग ही ऐसा है। और फिर सॉलिडारिटी में आके जब संयुक्त संकलन छपते हैं या एक खास तरह से हम असर्ट करते हैं अपने आप को कि हम साथ हैं, हम अकेले नहीं, तो स्थिति बदल जाती है। एक बात याद रखना श्रुति, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, तुम बच्ची हो हमारी, पहला पौधा लगाओ तो लगता नहीं है कि पूरी एनवायरनमेंट बदलेगी, लेकिन अगर सब मिलके पौधा लगाते चलें तो शहर की जलवायु एक दिन बदल जाती है। जी
तो अकेले अटेम्प्ट से शुरुआत ही होती है, मगर साथ में कोई चलने लगे ना, एक पूरा चिड़ियों का चंबा आकाश में अलग तरह से गूंजता है। बहुत स्थिति बदली है। उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं में, जैसे साहित्य अकादमी में, एनबीटी में, एनसीईआरटी में विमेन सेक्शन एक अलग हुआ है, पोइट्री अवार्ड्स के लिए, ग्रांट्स के लिए विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट्स बने हैं, यूनिवर्सिटी में विमेन्स राइटिंग पढ़ाया जाने लगा है। तो इंटरनेशनल जो मूवमेंट हुआ है वो भी ट्रिकल इन करके, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में तुरंत ही चीजें पहुंच जाती हैं इधर से उधर, तो एक सिस्टरहुड इंटरनेशनल भी, यूनिवर्सल सिस्टरहुड जिसको एंड्रीन रिच कहती थी, वो भी एक तरह से परवान चढ़ रहा है। तो उससे when you relate to people belonging to different moral geographies, तो हमें लगता है कि अरे we are sailing together, और इससे बहुत ताकत मिलती है। ये जो इंडियन विमेन राइटर्स, ये कैटेगरी जो है, is it progressive or is it empowering, I must say, or is it reductive? It's not reductive in the sense कि बेटा ये टाइटल नहीं है, ये जैसे पहले गाने लिखते थे हसरत जयपुरी लोग कहते ना क्या, अपनी जगह का नाम वो लगा देते थे पीछे जाकर जी। तो जगह हम, because we have come to realize कि sense of place is as important as sense of time. Mostly your sense of place is filtered through the sense of time, और दोनों एक हो जाते हैं। तो where you're coming from is very important. तो अपना लोकेल बता देना कोई बुरी बात नहीं है। ब्लैक women writers, कैनेडियन women writers, इंडियन women writers, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम साझा है। मतलब देह से जुड़ी समस्याएं, देह को प्राइम साइड शोषण का समझने की समस्या, या भाषा के पुश एंड जॉय का एक जो पूरा वितान है, होली खेलती हुई सी भाषा है, वो तो औरतों का अक्रॉस लैंग्वेजेस एक जैसा है। लेकिन हर जगह का हर सेक्शन मोनोलिथ नहीं है, मतलब हर सेक्शन का, जैसे ब्लैक वुमेन राइटर्स का भी कुछ है जो दोहरा अभिशाप जैसा है, मतलब ब्लैक होने की भी दिक्कत और वुमन होने की भी दिक्कत। अब दलित वुमेन का है, दलित होने की भी दिक्कत, औरत होने की भी, इंटरसेक्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक जरूरी है। अब शहर का होना, आदिवासी क्षेत्र का होना, गांव का होना, कस्बे का होना, इन सब से अलग ये फर्क पड़ता है। सिचुएशंस अलग होती हैं, एनवायरनमेंट अलग होता है। फिर सॉलिडारिटी का ये मतलब नहीं है कि हम जो अपनी खासियत है, जो जगह का रंग, जैसे पानी बह रहा है, दरिया आ रहा है, उसमें लोकल जड़ी बूटियां तो घुलेंगी ही ना। तुम तो जयपुर की हो, तुम्हें पता है, जबलपुर सॉरी, तुम जबलपुर की हो, तुम दरिया वाले क्षेत्र की, तो वहां तो अलग अलग वो जड़ी बूटियां हैं, पानी में अलग अलग तरह से आएंगी। तो वो जड़ी बूटियों की महक से हम क्यों महरूम करें भाषा को। इसलिए अगर हम कहते हैं कि हम उस क्षेत्र के हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहां के एक क्षेत्र का नाम लेते ही तुम्हें समझ में आता है कि आपका बचपन किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह की उछाल का से मतलब विटनेस रहा है। दोनों होती हैं। गांव में रहने का कुछ डिप्रेसिंग भी पॉइंट है, तो कुछ उछाल भी है, शहर के भी, बड़ मेट्रोपोलिस के भी। तो अब वो पता चल जाता है, तो डायलॉग में आसानी होती है। आखिर डायलॉग ही तो सब चीजों का अंत है। हम एक फ्री फ्लोइंग डायलॉग कर सकें, ऐसा एनवायरनमेंट हो हमारा, इसके लिए तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने बचपन कैसी परिस्थिति में बिताया है, क्या प्रेशर्स हम पे रहे हैं और क्या पॉइंट्स ऑफ इलेशन रहे हैं। दोनों ही जानना है। उसके बिना परिचय कभी भी पूरा नहीं होगा, और परिचय पूरा नहीं होगा अगर डीपर मेमोरीज से आप नहीं मिलिएगा उसके, तो कभी भी टेबल टॉक करके कोई किसी के करीब नहीं हुआ है ना श्रुति। आप सारा दिन टेबल टॉक करिएगा, पॉलिटिक्स डिस्कस करिएगा और मौसम डिस्कस करिएगा और इश्यूज डिस्कस कीजिएगा, उससे आप किसी के क्लोज कभी नहीं हो सकते जब तक आप उसके बचपन में नहीं जाते, जब तक आप उसकी डीपर मेमोरीज में नहीं जाते, उसकी रेशियल मेमोरी में नहीं जाते। मुझे तो वो भी लगता है, जीनियोलॉजिकल मेमोरी में नहीं जाते। जब तक उसकी मेमोरीज आपके हिस्से नहीं आती, तब तक उसको आप नहीं जान सकते।
और अगर आप मेमोरीज और ड्रीम्स नहीं जानेंगे किसी के, तो किसी को जानने का आप क्लेम मत कीजिए, क्योंकि टेबल टॉक में सभी यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते हैं और आदमी यूनिफॉर्म नहीं होता, उसको उसकी इंडिविजुअल ग्रेस में ठस्से में समझना जरूरी है जी। इसलिए ये कहने, ये डेनिग्रेटिंग नहीं है। कमिंग टू ट्रांसलेशन, सो आपकी लिखी हुई कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा फ्रेज या कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि अगर ये इसका अनुवाद कर लिया गया या ये ट्रांसलेट हो गई तो इट विल लूज समथिंग समवेयर, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड? ऐसा बहुत बहुत कुछ है बेटा, जैसे कि पढ़ा गया हमको, जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाजोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले में एक जगह सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। अब अनहद का ट्रांसलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन कैसे करेगा। किसी ने अनस्ट्रक वर्ड कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर वो कल्चरल एसेंस जो है वो नहीं, बिना अनस्ट्रक होना अनहद, क्योंकि चोट से हमारे यहाँ आवाज आती है। और मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे संसार में जहाँ चोट नहीं हो, ऐसे सितार में चोट होती है तब म्यूजिक जगता है, लेकिन म्यूजिक ऐसे ही जगा रहे, वो स्थिति जी। तो अनहद में वो सब है ना कल्चरल, बहुत सारे, मेरे तो बहुत कल्चरली रूटेड पोएम्स है, मुझे तो ये हमेशा ही सकती पोइट्री में खासकर बहुत तो मुश्किल हो जाती है। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। बहुत तरह के ट्रांसलेशन के हुए, किसी ने बैंग किया है, किसी ने नॉक किया है, किसी ने नॉक डाउन किया, मगर दैट डजंट बिकम। ऐसे ही उसमें आगे चल के एक फ्रेज है, चल रहा है एक बृहद चक्र। अब बृहद चक्र कैसे करेंगे, रजिस्टर ही अलग हो जाता है ना, वो तो कोलोकियल है, बैंगिंग, बीटिंग, नॉकिंग, तो वो पीटा गया कि दोनों तो दरवाजा पीटने में दोनों तरह के कनोटेशंस हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी इज, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू। इसका मतलब यही है कि आपको पीट के खोल दिया आपने जान दरवाजा, तो बाहर निकलने की भी स्थिति हो गई। ये भी हो